Hello everyone, I'm Abhishek and once again I welcome you all to my YouTube channel ज्ञान दर्शन बाय अभी। तो आप सभी का मेरे YouTube चैनल ज्ञान दर्शन बाय अभी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी कि आरडीटी। तो यह जो है बायोटेक्नोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है और यह एक सब टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होने वाला है यूपीएससी एवं अन्य जो स्टेट पीसीएस एग्जाम्स हैं उनके लिए। तो आज के सेशन का हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं और शुरुआत करेंगे हम लोग सबसे पहले जो आरडीटी टेक्नोलॉजी है उसके इंट्रोडक्शन से। ठीक है, तो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो आखिर आरडीटी टेक्नोलॉजी है क्या। तो आरडीटी टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है कि इसमें पहले एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर इसको हम लोग साधारण भाषा में इसे समझेंगे। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज ऑफन टर्म्ड एज जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग रेफर टू technique that modify genetic material of an organism by inserting, deleting or altering specific DNA sequences. ठीक है, it enables the creation of organism with a novel trait and become a cornerstone in modern biotechnology. तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ हमें समझना है कि यहाँ पे जो हमारा ह्यूमन है, सपोज प्लांट है या फिर एनिमल्स है, ठीक है, इसके अंदर जो भी गुण हमें देखने को मिलता है, चाहे वो आपका इंटेंजिबल गुण हो जैसे कि मेमोरी हो, ठीक है, स्मार्टनेस हो, ठीक है, या फिर जो बेसिकली इंटेंजिबल गुण ये हो गया, टेंजिबल में हो गया जैसे कि आपका हाइट हो गया, स्किन कलर हो गया, ठीक है, तो शॉर्ट हो गया, लॉन्ग हो गया। तो इससे क्या हो रहा है कि बेसिकली ये सब जो फीचर्स है ये कहीं ना कहीं होता है हमारा जो डीएनए सीक्वेंसिंग होता है वो डिसाइड करता है। ठीक है, सपोज हमारा ये डीएनए सीक्वेंस है, तो क्या हो कि यहाँ से यहाँ का जो कुछ कंपोनेंट है ये हो सकता है ये आपका रिस्पॉन्सिबल हो आपके आई के कलर के लिए, ये हो सकता है आपके हेयर कलर के लिए यूज़फुल हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है ये आपके हाइट के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, ये आपके लंग्स के फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। ठीक है, तो इसे करके हर जो सीक्वेंसिंग यहाँ पे बना हुआ है, तो ये सीक्वेंस जो है, तो अलग अलग सीक्वेंस जो है अलग अलग ह्यूमन ट्रेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो हम लोग इसके डेफिनेशन की बात करें या से आरडीटी है क्या बेसिकली समझना चाहें तो आरडीटी बेसिकली क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, मैनिपुलेशन किया जाता है डीएनए के सेगमेंट से। ठीक है, जो डीएनए का जो टुकड़ा होता है, डीएनए का सेगमेंट क्या आएगा, जीन आएगा, तो जीन के अंदर क्या होता है, मॉडिफिकेशन किया जाता है दो अलग जानवर के। ठीक है, तो दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के जो जीन डीएनए होते हैं उसके साथ अगर किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन किया जाता है और उसकी सहायता से एक यूजफुल प्रोडक्ट जो है वह बनाया जाता है। ठीक है, तो उसे ही हम लोग यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं, यानी कि इट इज द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग और मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए सेगमेंट्स ऑफ टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए सेगमेंट्स होता है उसे यहाँ उसके अंदर किसी तरह का अल्टरेशन हो गया, डिलीशन हो गया या इंसर्शन हो गया, तो इस प्रोसेस को ही हम लोग यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। और इसका यूज से क्या, इसका आउटकम क्या होता है, तो बेसिकली एक डिजायर्ड प्रोडक्ट होता है, जिस तरीके का हम लोग आउटकम चाहते हैं वो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल मैं अगर बताना चाहूँ तो जैसे कि एक बीटी कॉटन है या फिर सपोज आपका ह्यूमन इंसुलिन है, हार्मोन्स है, वैक्सीन्स है, ठीक है, या गोल्डन राइस है। तो इस तरीके का जो चीज़ है जो कि बेसिकली एक कुछ स्पेसिफिक एक ऑर्गेनिज्म का कुछ स्पेसिफिक जो फीचर्स है उसे दूसरे ऑर्गेनिज्म में एड ऑन कर देना या ट्रांसफ़र कर देना। ठीक है, या फिर किसी एक ऑर्गेनिज्म का कुछ मान लीजिए डिफेक्ट है या डिमेरिट है तो उसे वहाँ से आपका क्या किया जाए, तो डिलीट कर देना। तो ये सब जो क्या है कंपोनेंट है आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इसके जो कंपोनेंट्स क्या है। तो कंपोनेंट्स अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, एक सिलेक्शन किया जाता है। तो किसका करते हैं, तो एक ऑर्गेनिज्म का सिलेक्शन किया जाता है। सपोज हमारा एक ऑर्गेनिज्म ए है, ठीक है, ये जो ऑर्गेनिज्म है उसका सर्टेन जो ट्रेट है, हम यहाँ से यहाँ तक सपोज कुछ फीचर है उसका, ठीक है, वो हमें क्या है कि हमें ये जो फीचर है, हमें ये जो बी है इसके अंदर हमें चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या प्रोसेस होगा, आपका सिलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म होगा। फिर नेक्स्ट क्या आएगा आपका
तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यहाँ पे हेल्प लिया जाए। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है बेसिकली, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो क्या करता है, तो जो जीन है उसके एडिटिंग या उसे कट करने का काम करता है, एक सीजर की तरह काम करता है आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। और साथ ही साथ जो थर्ड कंपोनेंट है जो, वह क्या है बेसिकली, तो वह है आपका यहाँ पे लाइगेज एंजाइम, ठीक है। तो लाइगेज एंजाइम जो होता है उसका क्या काम होता है, उसका काम होता है ज्वाइन करना, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है आपका वह क्या करता है, कट करता है, यानी सीजर की तरह काम करता है। और जो लाइगेज है वह क्या काम करता है, तो लाइगेज एंजाइम जो है वह एक ग्लू की तरह काम करता है, वो ऐड करने का काम करता है, ठीक है। तो ये तीन कंपोनेंट जो है यह आरडीटी के अंदर होने चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग से जो स्टेप्स है उसकी बात कर लेते हैं। जो की स्टेप्स है आरडीटी का, तो पहला स्टेप क्या है, आइसोलेशन ऑफ ए डीएनए, ठीक है। यानी एक डीएनए को सबसे पहले अलग किया जाएगा। सपोज जैसे ए जो कॉम्पोनेंट है यहाँ, ए जो है यहाँ पे ऑर्गेनिज्म, एक डोनर हो गया यहाँ पे, क्योंकि यह जो है अपना कुछ ट्रेट यहाँ पे देने वाला है। तो उसके अंदर से एक डीएनए को अलग किया जाएगा सबसे पहले, ठीक है। अलग करने के बाद क्या किया जाएगा, यहाँ पे उसे कट किया जाएगा, उसका जो भी जो जीन, जो डीएनए के अंदर जो भी एक जीन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रेट्स है उसका, जो कि चाहिए बी को, ठीक है। यानी कि सपोज कि यहाँ पे जैसे मैं आपको बताना चाह रहा था, यहाँ पे सपोज कि यहाँ पे मैं एग्जांपल किसका ले लूँ, सपोज देखिए यहाँ पे गोल्डन राइस का सपोज मैं बात कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। प्लांट्स पे ही, हालांकि ह्यूमन का भी एग्जांपल यहाँ पे बेस्ट हो यूज़ किया जाता है, ठीक है। मैं ह्यूमन का ही ले लेता हूँ तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो सपोज क्या होता है कि एक बच्चा है यहाँ पे, ठीक है। तो उसका क्या है बेसिकली, उसका आई का जो कलर है वो ब्लूइश है, ठीक है। तो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, स्मार्ट लग रहा है। तो जो यहाँ पे बी जो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है, तो वो कहीं कहीं उसके जो पेरेंट्स है वो चाह रहे हैं कि भाई जो मेरा जो बेबी हो भाई उसका ब्याह ब्लू होना चाहिए। तो क्या होता है कि ह्यूमन के अंदर जो भी आपका डीएनए होता है, तो डीएनए के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सीक्वेंसिंग होता है, ठीक है। और सीक्वेंसिंग में बेसिकली क्या होता है कि आपका हर कुछ कुछ हो जाए, सपोज यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, यह जो है किसी एक ह्यूमन फीचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सपोज आई कलर के लिए, ये इतना जो है हेयर कलर के लिए है, ठीक है। ये आपका सपोज हाइट के लिए है, ठीक है। ये किसी अदर फीचर्स के लिए है। तो मतलब क्या अलग अलग जो आपका सीक्वेंसिंग है वो उसका अलग अलग फीचर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि बेसिकली यहाँ पे जो ए है उसके जो सपोज वैसा जो जीन का पार्ट जो कि रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, तो ब्लू कलर ऑफ आइज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखते हैं आप जो एक्टर एक्ट्रेसेस है उनका जो आई का कलर होता है काफ़ी ब्लू होता है, तो काफ़ी अट्रैक्टिव आ जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है कि अगर सपोज किसी और को भी अगर चाहिए कि भाई जो ह्यूमन बेबी जब आपका फॉर्मेशन में है, जब जायगोट बन चुका है, तो उसके अंदर जीन एडिटिंग करके किसी ऐसे ह्यूमन का जीन, डीएनए के अंदर से जीन निकाल कर उसका जो पार्ट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपका ब्लू कलर ऑफ आइज के लिए, उस चीज़ को यहाँ पे कट करके निकाल लिया जाएगा और उसे यहाँ पे जो बी है उसके अंदर यहाँ पे से पेस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे क्या होगा, यहाँ पे सबसे क्या होगा, जो ए जो है, जो डोनर है यहाँ पे, ए जो क्या है यहाँ पे डोनर है, क्योंकि ए जो है अपना फीचर दे रहा है। तो ये जो है उसका उसके अंदर से फीचर से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है उसके हेल्प से यहाँ पे पहले कट कर लिया जाएगा, ठीक है। ठीक है, कट कर दिया गया। उसके बाद क्या किया जाएगा, इसे इंसर्ट किया जाएगा वेक्टर में, ठीक है। तो वेक्टर क्या है बेसिकली, तो वेक्टर एक मीडियम है, ठीक है। जैसे आपको बताया था यहाँ पे कि वेक्टर में क्या आ जाता है, प्लाज्मिड आता है। तो प्लाज्मिड के अंदर आखिर उसे कट किया, तो उससे जो ऑर्गेनिज्म ए से लेकर ऑर्गेनिज्म बी तक लेके जाना है, तो उसके लिए यहाँ पे किसका जरूरत पड़ेगा, हमें प्लाज्मिड का, यानी कि मीडियम का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लाज्मिड जो है वेक्टर क्या मीडियम के रूप में काम करेगा। और यहाँ पे क्या होगा बेसिकली, जो है लाइगेज के हेल्प से इसे बेसिकली जो होस्ट सेल होने वाला है, यानी कि जो बी है ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर इसे इंसर्ट कर दिया जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। तो फिर इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा और उसे जो जो वेक्टर जो यहाँ पे है, यानी कि जो प्लाज्मिड है, उसकी सहायता से इसे जो होस्ट सेल रहने वाला है उसके अंदर से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। फिर क्या होगा, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आएगा यहाँ पे सिलेक्शन और स्क्रीनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे किया गया, तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली क्लोनिंग भी होता है साथ ही साथ, ठीक है। तो क्लोनिंग में क्या होता है कि यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन होता है। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, सपोज एक का दो होगा, दो का चार, चार का आठ, ऐसे करके मल्टीप्लाई होकर काफ़ी बढ़ जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पे सफिशिएंट क्वांटिटी में इसका डेवलपमेंट हो जाएगा बेसिकली सेल का, तो फिर इसे यहाँ पे बी के अंदर यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा और यहाँ पे उसे चेक किया जाएगा कि आखिर जो फीचर्स के लिए हमने इसे यहाँ पे ऐड किया है वह देने में सक्सेसफुल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो
चेक किया जाएगा और उसके बाद क्या होगा, फाइनल जो स्टेप है आपका, लास्ट स्टेप में क्या होगा कि हमें जो यहाँ पे डिज़ायर रिजल्ट है वो बी के अंदर हमें देखने को मिल जाएगा। और आगे चल के आपका जो, जैसे यहाँ पे आपको मैं डिज़ाइन में बेबी का एग्जांपल दिया था, तो बेबी का जो कलर है वो आगे चल के जो ब्लू है वो देखने को मिल जाएगा। सेम एग्जांपल के रूप में यहाँ पे जो हार्मोन बनाने के लिए भी किया जा सकता है, वैक्सीन के लिए भी किया जाता है, बीटी ब्रिंजल जो है उसके लिए किया जाता है, मॉडिफाइड क्रॉप्स के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे गोल्डन राइस के लिए यूज़ किया जाता है। गोल्डन राइस अगर आपने नहीं सुना तो मैं बता दूँ आपको, गोल्डन राइस बेसिकली क्या होता है, राइस के अंदर जो अलग से वाइटामिन एंड मिनरल्स को यहाँ पे ऐड किया जाता है इसी जीन एडिटिंग के माध्यम से, ठीक है। तो ये सब जो क्या है एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं जीन एडिटिंग का, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस का, यानी इसका यूज़ क्या क्या है, ठीक है। तो अगर हम इसकी यूज़ की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका यूज़ है कहाँ पे। तो इसका यूज़ देखने को मिलता है हमें हेल्थ केयर एंड मेडिसिन में, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्थ केयर और मेडिसिन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ थेरेपेटिक प्रोटीन्स, ठीक है, उसका इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे आरडीटी के हेल्प से बेसिकली से बनाया जाता है। तो उसमें क्या क्या आता है थेरेपेटिक प्रोटीन्स में, तो आ जाता है ह्यूमन इंसुलिन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स, क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है, इंटरफेरॉन्स एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, इन सब का यूज़ किया जाता है यहाँ पे डिजीज़ का ट्रीटमेंट। यहाँ पे जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ है इसका यूज़ किया जाता है यहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जाए तो कैंसर ट्रीटमेंट्स वगैरह में, ठीक है। तो इन सब का जो है यहाँ पे बेसिकली प्रोडक्शन किया जाता है आरडीटी के हेल्प से। इसके अलावा क्या होता है, जो वैक्सीन्स बनाए जाते हैं, ठीक है, वैक्सीन्स में क्या है, तो हेपेटाइटिस बी का जो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन होता है या एचपीवी वैक्सीन होता है, इन सब चीज़ों का जो निर्माण है वह भी आरटीडी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो जीन थेरेपी है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि करेक्शन ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर बाय इंसर्टिंग फंक्शनल जीन्स, ठीक है। तो जैसा कि आपको ऑलरेडी मैं इससे पहले अभी एग्जाम्पल दिया था, तो सेम प्रोसेस की यहाँ पे बात की जा रही है। इसके अलावा डायग्नोस्टिक में भी यहाँ पे इसका हेल्प लिया जाता है, तो बेसिकली डीएनए प्रोब्स किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन में इसका हेल्प लिया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेंट एंजाइम्स है उसका यूज़ किया जाता है पीसीआर बेस्ड टेस्टिंग में, जैसे आरटीपीसीआर किया जा रहा था आपका कोविड-19 में, तो उस तरह के टेस्टिंग के लिए भी आपका जो है आरडीटी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। इसके अलावा सेकंड जो कंपोनेंट है वह क्या है, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के फील्ड में भी इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जीएम क्रॉप्स जो देखा जाता है, यानी कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं, तो एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए जैसे बीटी कॉटन है, ठीक है, गोल्डन राइस है, हार्बिसाइड टॉलरेंट सोयाबीन है, ठीक है। तो ये सब क्या है बेसिकली, तो बीटी कॉटन क्या है बेसिकली, यहाँ पे होता है कि जो बैसिलस थ्रोम्बोसाइट जो होता है आपका एक तरह का बैक्टीरिया था जो कि जो बैगन जो के जो प्लांट होते थे उससे बेसिकली ये लोग नुकसान कर देते। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि जो प्लांट के अंदर में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स यहाँ पे ऐड कर दिए गए जिससे कि जब वो बैक्टीरिया उसे प्लांट पे अटैक करते हैं तो वो उसे खाने के बाद वो खुद ही मर जाते हैं। तो क्या होता है कि जो बीटी कॉटन है वैसे सॉरी बीटी कॉटन का बात करते हैं, जो मैं ब्रिंजल बोला वो बीटी कॉटन के लिए था। तो क्या हो रहा था कि तो उससे क्या हो रहा था, जो बैक्टीरिया उस पर अटैक कर रहे थे, जो प्लांट का नुकसान कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं मर जा रहे थे। तो इससे क्या हुआ कि बेसिकली जो कॉटन है वो कहीं क्या हुआ, डिजीज रेजिस्टेंट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके का जो डिजीज रेजिस्टेंस है आपका, या फिर आपका क्लाइमेट रेजिस्टेंस जो प्लांट होते हैं उनका यहाँ पे फॉर्मेशन किया जा सकता है आरडीटी टेक्नोलॉजी यूज़ करके। उसी का एग्जांपल है बीटी कॉटन हो या फिर बीटी ब्रिंजल, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे गोल्डन राइस, जो मैं आपको ऑलरेडी बताया कि इसमें वाइटामिन एंड मिनरल का यहाँ पे एडिशन कर दिया जाता है राइस प्लांट के जीन के अंदर ऑलरेडी, ठीक है। इसके अलावा हार्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट सोयाबीन्स बनाया गया, ठीक है। तो ये सब कुछ क्या है एग्जाम्पल्स है। इसके अलावा बायोफोर्टिफिकेशन यहाँ पे किया जा सकता है, जैसे कि आपका इनहेंस वाइटामिन एंड मिनरल कंटेंट, जो कि आपको मैं बताया किसका, गोल्डन राइस का, ठीक है। ये वाला जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो स्ट्रेस टॉलरेंट क्रॉप्स, जैसे कि आपका ड्राउट टॉलरेंट क्रॉप हो गया, सैलिनिटी एंड पेस्ट रेसिस्टेंट हो गया, इसके अलावा फ्लड रेसिस्टेंट हो गया। तो इस तरह का जो अनाज है उसका भी यहाँ पे डेवलपमेंट किया जाता है, ताकि अधिक सूखा हो या अधिक पानी हो या फिर मिट्टी में अगर अधिक नमक की मात्रा हो, फिर भी जो प्लांट है वो नुकसान ना हो और वो सर्वाइव कर पाए। तो इस तरह का जो फीचर्स है वह प्लांट के अंदर ऐड किया जाता है जीन एडिटिंग के माध्यम से, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इंडस्ट्री की बात करते हैं तो
हमें यह देखने को मिलता है कि जो वेरियस एंजाइम्स है उसका प्रोडक्शन यहाँ पे आरडीटी टेक्नोलॉजी यूज़ करके किया जाता है। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट एंजाइम्स का यूज़ किया जाता है किसके लिए? तो डिटर्जेंट के लिए, लेदर प्रोसेसिंग के लिए एंड फूड इंडस्ट्री के लिए, इन सब सेक्टर्स के लिए जो है आपका आरडी टेक्नोलॉजी यूज़ करके एंजाइम्स का प्रोडक्शन यहाँ पे किया जाता है। इसके अलावा क्या है, बायोफ्यूल्स में तो बेसिकली जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके क्या होता है, जो बायोमास होता है उसे फ्यूल में कन्वर्ट किया जाता है। एग्जाम्पल हो गया आपका बायोडीजल, ठीक है, बायो इथेनॉल, इन सब का जो है यहाँ पे प्रोडक्शन किया जाता है रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे और क्या चीज़ें हैं, तो नेक्स्ट है आपका बायोप्लास्टिक। तो बेसिकली बायोडिग्रेडेबल जो प्लास्टिक है PHA, उसे भी क्या किया जाता है यहाँ पे एक इंजीनियर्ड बैक्टीरिया के हेल्प से यहाँ पे बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो फैक्टर है या फिर नेक्स्ट जो सेगमेंट है इसके अंदर आपका आरडी टेक्नोलॉजी यूज़ होता है वह कहाँ है, इन्वायरमेंट। तो अगर इन्वायरमेंट यानी हम लोग जो वातावरण है या पर्यावरण है उसकी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, बायो रेमेडिएशन के रूप में इसका हेल्प किया जाता है। तो बेसिकली रिकॉम्बिनेंट माइक्रोब्स आर यूज, ठीक है, टू हेल्प अ ऑयल स्पिल, ठीक है, पेस्टिसाइड्स और हैवी मेटल्स। तो क्या होता है बेसिकली यहाँ पे माइक्रोब्स का रिकॉम्बिनेंट जो माइक्रोब्स होते हैं यानी कि बेसिकली वैसे माइक्रोब्स जिसके अंदर किसी तरह का जीन एडिटिंग किया जाता है और उन्हें इस तरीके से डेवलप किया जाता है कि जो ह्यूमन जो डिजास्टर वगैरह होता है, जैसे कि सपोज कि सी में कोई आपका ऑयल टैंकर का एक्सीडेंट हो गया या वो डूब गया, सिंक कर गया, तो ऑयल स्पेल हो जाता है, तो उस ऑयल को हटाने में काफ़ी टाइम लगता है। उस वजह से क्या होता है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट वो काफ़ी डिग्रेड हो जाता है, वहाँ के जो फिशेस होते हैं वो मर जाते हैं। ठीक है, तो उसे बचाने में क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके यहाँ पे ऐसे माइक्रोब्स बनाए गए हैं जो कि जो ऑयल होते हैं उसे ये लोग खाकर क्लीन कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो पेस्टिसाइड्स है या हैवी मेटल्स है उसे भी ये लोग क्या करते हैं कि कंज्यूम करके ख़त्म कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि उसका जो इन्वायरमेंट में नुकसान है वो कम से कम देखने को मिलता है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे बायोसेंसर्स जो है वह भी कहीं ना कहीं डेवलप किए जाते हैं रिकॉम्बिनेंट जो टेक्नोलॉजी है उसकी सहायता से। तो इंजीनियर ऑर्गेनिज्म यहाँ पे यूज़ किया जाता है जो कि जो पॉल्यूटेंट है उसे डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि आपका आर्सेनिक और मरकरी जो है उसका डिटेक्शन जो है आपका बायो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से किया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ आरडीटी। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का बेनिफिट्स क्या है, तो बेसिकली क्या है, इट इज़ हाई प्रिसीजन एंड टारगेटेड जेनेटिक मॉडिफिकेशन, यानी कि काफ़ी बारीकी से जाकर जो होता है आपको जो जो भी आपका टारगेटेड जेनेटिक मॉडिफिकेशन का रिक्वायरमेंट है आपका, जिस तरीके का आप जेनेटिक बदलाव करना चाहते हैं किसी जीव के अंदर, उसे काफ़ी बारीकी से करने में यह सक्षम है। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, फास्टर डेवलपमेंट ऑफ इम्प्रूव्ड क्रॉप्स एंड मेडिसिन, यानी कि आपका काफ़ी कम समय में जो है एक अच्छे तरीके का फसल और मेडिसिन का जो है यहाँ पे डेवलपमेंट किया जा सकता है आरडीटी का यूज़ करके। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स एट लो कॉस्ट, ठीक है, यानी कि जो जीवन रक्षक दवाएं होती हैं उसे कम कीमत पर बनाने में भी जो यह टेक्नोलॉजी है वह काफ़ी मददगार रहता है। इसके अलावा इट इन्हेंसेस द फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ये फूड सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कैसे इन्हेंस करता है, तो मैं आपको ऑलरेडी बताया था पीछे में आपको, जैसे कि बीटी कॉटन हो गया, तो कॉटन का जो प्लांट होता है वो क्या हो जाता है आपका, जो बेसिकली एक तरह का जो बैक्टीरिया जो था सॉइल में तो वो नुकसान पहुंचाता था। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो बीटी जब उसका मॉडिफिकेशन किया गया तो क्या हो गया, वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो गया, यानी कि अब उसे उस बैक्टीरिया से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इवन जो बैक्टीरिया है वो इसे खाकर मर जाता है। इसके अलावा जैसे आपको पता है बीटी ब्रिंजल भी है आपका, यहाँ पे कहने के उस पर भी काम किया गया था। ठीक है, तो बीटी ब्रिंजल में भी क्या था, सेम बैक्टीरिया का इशू था, तो वो भी जो ब्रिंजल का प्लांट जो है उस पर वो अटैक करते हैं बैक्टीरिया, तो मॉडिफिकेशन के बाद तो जो बैक्टीरिया वो भी यहाँ पे मर जाते हैं और प्लांट जो है वह कहीं ना कहीं उसे किसी प्रकार नुकसान नहीं पहुँचता है। ठीक है, इसके अलावा आपका जीएम आपका मस्टर्ड भी इस तरीके का एग्जाम्पल है, फिर बीटी टोमेटो है वो भी एग्जाम्पल है। तो इससे बेसिकली क्या होता है, इससे क्या हो रहा है आपका जो फूड सिक्योरिटी है वह कहीं ना कहीं यहाँ पे बचाया जा रहा है और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी है वो भी बरकरार है इसकी सहायता से। ठीक है, इसके अलावा इट हेल्प इन कंजर्वेशन बाय प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स एंड इंडेंजर्ड वैक्सीन्स फॉर इंडेंजर्ड स्पेसीज, यानी कि जो वैक्सीन्स है वह जो आपका लुप्त प्राय जो जीव है, ठीक है, जो कि विलुप्त की कगार पे है, वैसे जीवों को बचाने में क्या हो रहा है कि वैक्सीन बनाने में हेल्प कर रहा है और उससे क्या हो रहा है कि जो जीव है वह बच जा रहे हैं। ठीक है,
इसके अलावा इसके कुछ कंसर्न क्या क्या है और चैलेंजेस क्या क्या है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसके कंसर्न की बात करें तो सबसे पहले क्या इसका एथिकल इशू है, ठीक है। तो जैसे कि आपका जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ह्यूमन और डिजाइनर बेबीज, मैं ऑलरेडी आपको बताया यहाँ पे कि जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन अगर ह्यूमन का किया जाने लगे और डिजाइनर बेबी बनाने का कॉन्सेप्ट आ जाए, पता चला कि भाई बोलेगा नहीं भाई मेरे जो बच्चा है वो अमिताभ बच्चन जैसा लंबा होना चाहिए, ठीक है, शाहरुख खान की तरह स्मार्ट दिखना चाहिए, ठीक है, सोनू निगम की तरह गाना गाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके का आप फीचर्स जो है क्या होगा कि आप लोग फिर लोग डिमांड कर लेंगे हमें इस तरीके का फीचर्स चाहिए। ये पॉसिबल है, बट क्या है कि इसका निगेटिव इम्पैक्ट भी तो है। यहाँ पे क्या होगा कि जैसे अगर मैथोडिकल बेसिकली आपका मैथोलॉजिकल जो आपका गॉड है उनका अगर हम यहाँ पे बात करें तो जैसे कि जो नरसिंह भगवान हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, या फिर आपने अगर राहु केतु देखा होगा का कुछ अगर इमेजेस देखा होगा कहीं, ठीक है, तो क्या है बेसिकली उसमें हमें देखने को मिलता है कि आपका एक में आपका स्नेक का बॉडी है हाफ और हाफ ह्यूमन बॉडी है। जो नरसिंह भगवान है उनमें क्या है कि आपको हाफ ह्यूमन बॉडी है हाफ लायन का बॉडी है। तो ये सब क्या है बेसिकली, यह सब भी पॉसिबल है, हो सकता है जेनेटिक मॉडिफिकेशन के हेल्प से। तो यह क्या होगा, एक डिजास्टर होगा, क्योंकि आप क्या होगा जो नेचर का जो रूल नियम है, ठीक है, जो प्रकृति का नियम उसके साथ खिलवाड़ किया जाने लगेगा। इंसान अगर भगवान की तरह काम करने लगे तो फिर कहीं ना कहीं यह काफ़ी खतरनाक हो सकता है आगे चल के ह्यूमन जो आपका एग्जिस्टेंस है उसके लिए भी। तो ये एक एथिकल इशू है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे इन्वायरमेंटल रिस्क की अगर बात करें तो वाइल्ड स्पेसीज का अगर देखा जाए तो अगर मान लीजिए कोई वाइल्ड स्पेसीज है उसके अंदर किस तरीके का मॉडिफिकेशन कर दिया जाए जिससे कि उसका सपोज जो उसका नेचुरल प्रेडिटर है वो उसे खा ही नहीं पाए, मतलब वो उसे किल नहीं कर हार्म नहीं कर पाए, तो उससे क्या होगा कि जो आपका एक ही जो स्पेसीज है वो काफ़ी बढ़ जाएगा और उससे क्या होगा कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो लॉस कर जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हेल्थ कंसर्न भी है, जैसे कि आपका एलर्जी रिस्क है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप होने का खतरा बना रहता है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक इशूज़ भी है। क्या होगा कि बेसिकली कॉर्पोरेट जो है वो कंट्रोल करे रहेंगे सीट और पेशेंट्स को, ठीक है। तो यह सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव रूप में देखा जाता है। इसके अलावा रेगुलेटरी गैप्स भी हैं यहाँ पे कि बेसिकली जो जीएम सेफ्टी असेसमेंट है उसके लिए मजबूत व्यवस्था की भी यहाँ पे आवश्यकता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो भी आपका चाहे वो क्रॉप्स हो या ह्यूमंस ही क्यों ना हो, लोग उसमें भी लोग लगे रहते हैं, क्लोनिंग सुनने को मिलता है, ठीक है। तो क्या होता है कि यह सब चीज़ें क्या है बेसिकली, यह सब एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, कंसर्न है और चैलेंजेस के रूप में यहाँ पे ये डेवलप हो रही है। तो किसी चीज़ का अगर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेजेस भी है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इंडिया में इसके रिगार्डिंग जो है आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स क्या क्या है, ठीक है। यानी क्या क्या जो रूल्स और रेगुलेशन जो है वो भारत में हमें देखने को मिलते हैं मुख्यतः। सबसे पहले क्या है यहाँ पे, तो पहला जो आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो है RDNA गाइडलाइंस, जो कि 1989 में बनाया गया था और इससे बाद में 1998 में रिवाइज किया गया था। तो इसका क्या है बेसिकली ये गाइडलाइंस, तो ये सेफ्टी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है आपका, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी यानी GEAC जो है आपका, वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट जो है आपका उसके अंदर बेसिकली MOEFCC के अंदर ये काम करती है, ठीक है। इसके अलावा रिव्यू कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन यानी RCGM जो है वह DBT जो है उसके अंदर काम करती है, ठीक है। इसके अलावा बायो सेफ्टी लेवल्स लैब जो है आपका, जो GM ऑर्गेनिज्म उसके हैंडलिंग के लिए यहाँ पे उसे बनाया गया है। और FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसे बनाया, उसके बेसिकली उसे जो है ऑथराइज किया गया है GM क्रॉप्स को अप्रूव करने के लिए, ठीक है। ये कुछ जो है रेगुलेटरी बॉडीज जो कि इंडिया में अभी करंटली फंक्शनल है। इसके अलावा अगर हम लोग से जो कंक्लूजन है उसके अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कंक्लूजन में हमें देखने को मिलता है कि रिकॉम्बिनेंट DNA जो है वो क्या करता है बेसिकली, इट रिप्रेजेंट्स अ रेवोल्यूशनरी टूल्स that has transformed medicines, agriculture and industry, ठीक है। यानी कि रिकॉम्बिनेंट जो DNA टेक्नोलॉजी है यह एक देखा जाए तो क्रांतिकारी औजार के रूप में डेवलप हुआ है और इसने क्या किया है, जो दवा है, कृषि है या फिर उद्योग है, इन जो सेक्टर है उसे कहीं ना कहीं एक पूरी तरीके से एक रेवोल्यूशनाइज कर दिया है, इसे
परिवर्तित कर दिया है, ठीक है। While it hold immense potential to address challenges like disease burden, climate resilient crops and sustainable manufacturing, ठीक है, यानी कि इसके अंदर काफ़ी पोटेंशियल है कि ये जो इतना ज़्यादा बीमारी का जो बोझ है हमारे सोसाइटी पे, जो पर्यावरण से जुड़ा हुआ जो चैलेंजेस है, ठीक है, जो क्रॉप्स है उससे लेके या फिर जो सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग है, उस फैक्टर में काफ़ी अच्छा काम किया जा सकता है आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, इसके साथ में इथिकल कंसिडरेशन भी हमें देके चलना होगा, ठीक है। और बायो सेफ्टी और रोबोस्ट रेगुलेशन की भी यहाँ पे आवश्यकता है। इसके अलावा जो पब्लिक ट्रस्ट है उसे भी यहाँ पे कहीं ना कहीं बनाए रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें एक बैलेंस और रिस्पॉन्सिबल यूज़ करना है आरडीटी का, ताकि हम इसका जो है एक अच्छा जो बेसिकली हम लोग का फ़ायदा जो है वो पॉजिटिव वे में यहाँ पे ले सके और उसे इंडिया का जो डेवलपमेंट है उसमें इसकी भागीदारी जो है वो सुनिश्चित कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे यह जो टॉपिक है हमारा साइंस एंड टेक का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि सब टॉपिक है आपका बायोटेक्नोलॉजी के अंडर, यानी कि रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी, बेसिकली डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यह यहाँ पे समाप्त होता है। उम्मीद है यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर यह टॉपिक आपको समझ में आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और इसी तरह के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ने के लिए इसके रिलेटेड जो पीपीटी है या नोट्स है उसे देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो भी पीपीटी का हमने यहाँ पे यूज़ किया है, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ये जो पीपीटी है आपका, यह कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक आंसर क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही है आपका। अगर इसे देखा जाए, आप इसे पूरा अरेंज करेंगे तो यह एक आपका मीन्स आंसर है प्रॉपर, ठीक है, जिससे कि मैंने यहाँ पे आपके बीच में एक्सप्लेन किया है। तो होपफुली यह वीडियो आपके लिए यूजफुल रहने वाला है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्शन बाय अभी। थैंक यू।